चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी ध्यान से देखिएगा कि भाई हमें क्वेश्चन में दो नंबर्स जो है उन दो नंबर्स का क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए। सर उन दो नंबर्स का हमें HCF गिवन है। क्या दिया हुआ है बच्चों, सारे बोलो। सर दो नंबर्स का क्या गिवन है, HCF किन दो नंबर्स का, 306 एंड 657। मतलब ये हमारे लिए A है और ये हमारे लिए बच्चों B है। ये हमारे लिए A है और एक हमारे लिए क्या है बच्चों, B है। तो इसका मतलब जो सेकेंड नंबर है वो हमारा B है और जो फर्स्ट नंबर है दैट इज आवर A। तो अब हमने करना क्या है बच्चों, हमने ये करना है कि भाई अगर हमें पता है दो नंबर्स का क्या HCF पता है तो निकालना क्या है, LCM। तो बच्चों जब मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज सिखाई थी, तो लास्ट टाइम मैंने एक चीज करा के भेजी थी कि HCF को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं LCM के साथ तो वो आंसर हमेशा उन दो नंबर्स का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें HCF क्वेश्चन का पता है 9, क्या है 9, पर हमें LCM नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LCM। पहला नंबर इस क्वेश्चन में हमने 306 लिया है और जो दूसरा नंबर है दैट इज आवर 657। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी बच्चों, HCF into LCM is equal to the product of four numbers। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं LCM की वैल्यू निकालूं तो LCM की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या ये 9 के टेबल से जाएगा, चेक करके देख लेते हैं बच्चों। 9 के टेबल से अगर मैं इसको कट करता हूं तो बच्चों 9 3 27 होगा सर, एंड 9 4 बच्चों 36। तो अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई कर दूं 657 के साथ तो व्हाट वी विल गेट द LCM। क्या करेंगे, LCM। तो LCM आ जाएगा बच्चों 22338। क्या आ जाएगा सारे बोलो, 22338 इज द LCM। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, फिर 657 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, फिर उसके बाद उसका HCF और LCM निकाल लें। यस दैट इज आल्सो अ वे जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर मैंने इसको किससे सॉल्व करा, यूजिंग द प्रॉपर्टी। क्या थी प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी सर HCF into LCM। HCF into LCM इज इक्वल टू बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यस है, वीडियो को पॉज करिए, इसको भी नोट डाउन करिए एंड नोट्स जरूर बना लें, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक दैट इज रियल नंबर। कहता है रियल नंबर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चेक करो, चेक वेदर 6 पावर n, चेक वेदर 6 पावर n, कहता है चेक करिए क्या जो 6 पावर n है कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर दैट इज कैपिटल N, फॉर एनी नेचुरल नंबर जो कि स्मॉल n है, जो कि किसके अंदर आ रहा है, कैपिटल N। ये सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब इसके अंदर आ रहा है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, इस नंबर्स के अंदर आ रहा है। तो मतलब स्मॉल n का मतलब वो n के वैल्यूज जो नेचुरल नंबर के अंदर है, बिलोंग्स का मतलब ये है। तो अब हमें ये शो करना है कि क्या, या चेक करना है कि क्या ये 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं सो दैट आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यूज कर पाए। तो बच्चों स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये स्टेटमेंट क्या चीज है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि क्वेश्चन में आएगी, क्वेश्चन में अप्लाई होगी। तो सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट का या इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है। क्वेश्चन का मतलब है एवरी, क्वेश्चन का मतलब है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed as product of primes, as product of बच्चों primes। यस है, कहता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस
factorization is unique. This factorization is what? Unique. Unique मतलब इसी फॉर्म में ही होंगे इसके फैक्टर्स, मतलब यही फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होंगे. apart from the order in which prime factors occurs. Apart from the order in which prime factors occur. कहता है हर कॉम्पोजिट नंबर को you can express हर कॉम्पोजिट नंबर को you can express as a product of primes. उनको as a हम product of prime लिख सकते हैं. And this factorization is unique मतलब यही फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेंगे. Apart from the order in which these prime factors occur. Yes है मेरी बात, बोलो क्लियर? Yes है बिल्कुल. अब इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? इस कंसेप्ट का ध्यान से देखिए. कहता है चेक करो 6 पावर n 0 पे एंड होते हैं कि नहीं होते. तो हम लेट अस अज्यूम दैट, क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 6 पावर n ends with the digit 0. मान लेते हैं कि इसका एंडिंग डिजिट 0 पे आ रहा है. तो 6 पावर n शुड मतलब होना ही चाहिए have 2 and 5 as its prime factors. कहता है अगर किसी भी नंबर्स को 0 पे एंड होना है तो उसके लिए उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 and 5. यस है सबका. पर 6 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 and 3. बट 2 and 3 होगी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन has 2 and 3 as its prime factors. पर हमारे पास जो 6 के फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें 5 तो आ ही नहीं रहा, उसमें जो आ रहा है वो 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है. पर मैंने अभी फंडामेंटल थ्योरम क्या करी थी कि एवरी कंपोजिट नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब एक ही होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए. सो देयरफॉर बाय क्या लिखेंगे? यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetic. By the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic मतलब fundamental theorem of arithmetic के हिसाब से कि भाई ये कंसेप्ट गलत है. Our assumption is wrong. क्यों wrong है? क्योंकि fundamental theorem कहती है किसी भी composite number को एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, बट दिस फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक. ये नहीं है, दो डिफरेंट फॉर्मेट में हम उसका आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो देयरफॉर 6 पावर n दैट कैन नॉट एंड विद द डिजिट क्या? 0 से एंड नहीं हो सकता. फॉर ऑल n जो किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग का मतलब जो किस में आते हैं, जो कि कैपिटल N में आते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल N? नेचुरल नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कहता है चेक करो कि 6 पावर n 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा. अब मैंने अभी इससे पहले आपको क्या बताया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर शुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factors occur. मतलब अगर मुझे 0 पे एंड होना है तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2 and 5. पर जब 6 के फैक्टर्स बनाए कॉम्पोजिट नंबर के 2 and 3 आया, 5 तो आया ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? हमारी assumption हो गई है wrong. So इसका मतलब by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, our assumption is wrong. Hence this number cannot end with a digit of 0 for all value. उन सारी वैल्यूज n के लिए जो बिलोंग्स मतलब जो आ रही हैं, किसके अंदर आ रही हैं सर? नेचुरल. प्लीज पॉज करके इस चीज को नोट डाउन करिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट हमने अगले क्वेश्चन में भी नोट डाउन करना है. सो मेक श्योर आप ये स्टेटमेंट जरूर नोट डाउन करिए. यस सर, क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा
कहता है एक्सप्लेन करिए why these numbers are composite numbers. Explain why these numbers are composite numbers. बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हमारे पास 13 है, याद रखना यहाँ पे हमारे पास 13 है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 कर लो, जहाँ पे गलती से 1 आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बताइए जी ये जो नंबर मैंने लिखा है why this number is a composite number, why this number is a composite number। सबसे पहले चेक करिए क्या दोनों में कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन है। यस सर, क्या कॉमन है सर 13 कॉमन है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन डाल देना 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। वेरी गुड। सो दिस इज 13 इंटू 77 प्लस 1। क्या इस नंबर में दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं? दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 78। फिर क्या 78 के प्राइम फैक्टराइजेशन आती है सबको? यस सर 2 इंटू 3 इंटू 13। सो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, बिकॉज 13 पावर 1 13 पावर 1 is 13 raised to power 2. Now this has been expressed as a product of primes. This has been expressed as a product of prime and this factorization is unique. यही होंगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। So that's why this is a composite number. So what is composite number? जिसमें दो एज अ प्राइम फैक्टर्स तो मिनिमम होनी ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। इसको भी हमें पता करना है कि वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है सर। यस सर 5 दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये रह गया 7, ये रह गया 6, ये नंबर निकल गया बाहर तो 1 लिख सकते हैं ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे 1। नाउ हम क्या करेंगे इन सारे नंबर्स को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे सारे बोलो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट सर दिस इज 1008 प्लस 1। सो अगेन आंसर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 एंड जो 1009 है that is also a prime number. So क्या ये as a product of two prime numbers लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है सर। So अगर किसी भी नंबर को as a product of क्या दिखाएं, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, then that number should be known as a composite number. प्लीज इसको नोट डाउन करिए। मेक श्योर हर क्वेश्चन के नोट्स बने आपके पास। प्लीज वीडियो को पहले पॉज करिए, आराम से पहले इसका नोट्स वगैरह करिए। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारी इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज 1.1 का इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। क्या क्वेश्चन है जरा एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है फील्ड में, ठीक है, फील्ड के। सोनिया एक सर्कुलर पाथ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, कहता है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया यहाँ से अगर स्टार्ट हुई होगी, इसका पूरा राउंड लेगी तो वापस इस जगह पे पहुंचेगी मिनिमम 18 मिनट पे। शी टेक्स 18 मिनट मतलब 18 मिनट। वाइल रवि कोई दूसरा बंदा है, दैट इज मान लेते हैं बी बंदा है। कहता है वो भी चलना शुरू करेगा सेम जगह से, वो भी वहीं से चलेगा जहां से सोनिया चल रही है, और वो भी क्या करती है, वो भी वही पाथ को फॉलो करता है और इसी जगह पे पहुंचता है सेम स्पॉट पे। आफ्टर कितने मिनट सारे बोलो? 12 मिनट्स। आफ्टर 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा। यस सर। चलो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम स्पॉट। मतलब अगर दोनों ने इस पॉइंट से चलना शुरू करा और एक ने 18 मिनट लिए और दूसरे ने उसी को 12 मिनट में कन्वर्ट करा, तो इस स्पॉट में पहुंचने के लिए
उनको कितना टाइम लगेगा। तो यानी टाइम लगेगा मतलब टाइम का मतलब यहाँ पे हमने मिनिमम टाइम निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम। मिनिमम मतलब बच्चों एक बंदा अगर 18 मिनट ले रहा है और दूसरा बंदा 12 मिनट ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो दोनों का अब मिनिमम टाइम आएगा वो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और कौन सा मल्टीपल होगा? सबसे मिनिमम, सबसे लोएस्ट मल्टीपल। यानी अगर मैं चाहता हूं कि इनका सबसे मिनिमम वैल्यू या सबसे लोएस्ट मल्टीपल निकालूं तो मुझे इन दोनों चीजों का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट सर? वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम। अब एलसीएम में सबसे पहले 18 की क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहला नंबर क्या होगा बच्चों? 2 से क्या चेक करो भी ये जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सर? 3। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा सर 3। सो व्हाट वी विल गेट सर? 2 into 3 raised to power 2। नेक्स्ट 12। 12 में हमारे पास नंबर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो व्हाट वी विल गेट सर? 2 raised to power 2 into सर 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई 18 और 12 के मल्टीपल में कितनी बार वो दोबारा से उस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। मतलब सबसे लोएस्ट मल्टीपल ढूंढना है 18 और 12 का। यानी व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। एलसीएम में सबसे बड़े फैक्टर में 2 raised to power 2, दूसरे में सबसे बड़ा फैक्टर 3 raised to power 2, 2 raised to power 2 4, 3 raised to power 2 9। so what is your answer सर? हमारा आंसर आ गया 36 मिनट्स। 36 मिनट्स मतलब कि वो जो दोनों चल रहे हैं इस पॉइंट पे दोबारा से एक राउंड इसने 18 मिनट का लिया, इसने एक राउंड 12 मिनट का लिया, तो दोबारा से उस जगह पे पहुंचने के लिए उनको मिनिमम 36 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। 36 मिनट्स तो उनको लगेंगे मतलब मिनिमम टाइम उसका 36 मिनट आ गया है। सो क्या लिखोगे? दे विल मीट एट सेम पॉइंट they will meet at same point after how much time? 36 मिनट। तो जहां पे भी टाइम का क्वेश्चन आएगा दैट मीन्स हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम के केस में हम इस क्वेश्चन का क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज द एलसीएम। यस सर। चलिए वीडियो को एक बार पहले पॉज करिए, पॉज करके फटाफट इसको नोट करिए। यस सर, प्लीज नोट।